हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का पार्ट नंबर 9। पार्ट का नाम है औद्योगिक क्रांति यानी कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसका सेकंड पार्ट हम आपके पास लेके आए हैं। पहले वाले पार्ट में हमने इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस प्रकार से हुई उसके बारे में पढ़ा था। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। लोहा और कोयला दोनों ही औद्योगिकीकरण के लिए बहुत आवश्यक है कि लोहा जो है वो मशीनें बनाने और स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आता है, और कोयला जो है वो लोहे बनाने के लिए जो भट्टियां जलाई जाती हैं उनमें भी काम आता है और भाप के इंजन के लिए भी काम में आता था। ये दोनों चीज़ें ब्रिटेन में बहुतायत से उपलब्ध थी और काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पाई जाती थी। उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा, रांगा प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध था। इस मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं उनको यहाँ किस किस रूप में वो पाए जाते हैं। जो ग्रे कलर का ये ट्रायंगल है वो कोयले की उपलब्धता को बता रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि कोयला जो है यहाँ किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है। तो इसके साथ ही जो लाल रंग के ट्रायंगल हैं वो जो है लोहे के खदानों को बता रहे हैं जहाँ से लोहा उपलब्ध होता है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर लोहा है वहीं पर कोयला भी है। तो लोहा और कोयला जो है पास पास उपलब्ध हैं, और साथ ही ये जो है वो समुद्र तट के पास के इलाकों में भी काफ़ी मात्रा में है। तो ये बातें जो है सारी औद्योगिकीकरण के फेवर में जाती हैं। आइए हम देखते हैं वो किस प्रकार होता है। प्रगलन की प्रक्रिया द्वारा लोह खनिज में से पिघला कर इसको निकाला जाता है, यानी कि जो खनिज लोहा होता है जो ज़मीन में से खोद के खान में से निकाला जाता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं। तो भट्टी के अंदर इसको पिघलाया जाता है और उसमें से फिर जो है शुद्ध लोहा निकालने का प्रयास किया जाता है। इस विधि को प्रगलन विधि कहते हैं। तो इसके लिए कोयले की आवश्यकता होती है। तो प्रगलन के लिए काष्ठ कोयले का प्रयोग किया जाता था, यानी कि लकड़ी से बने हुए कोयले का प्रयोग होता था। लेकिन लकड़ी के कोयले का उपयोग करने से कुछ नुकसान भी थे, और वो इस प्रकार से थे कि पहला ये था कि रास्ते में ही ये टूट जाता था, क्योंकि ये भंगुर होता था कम और जल्दी ही ये टूट जाता था। लकड़ी को जला के बनाया जाता था तो इसके टूट फूट के काफ़ी संभावना रहती थी। साथ ही ये घटिया लोहे का उत्पादन भी करता था, क्योंकि जब काष्ठ कोयले को जलाया जाता था तो बहुत सारी गैसें उत्पन्न होती थी और साथ ही साथ राख भी बनती है, जो कि लोहे के अंदर मिक्स होकर उसको जो है जो लोहा बनता था परिणाम स्वरूप वो काफ़ी जो है घटिया किस्म का होता था। इसीलिए जो है काष्ठ कोयले का प्रयोग हानिकारक था। और तीसरा जो वजह ये है कि काष्ठ कोयले को बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, और लकड़ी को प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा, क्योंकि कोयले की आवश्यकता भारी मात्रा में थी तो बहुत ज़्यादा संख्या में जंगलों की कटाई शुरू हो गई थी, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक थी। और अंतिम जो इसमें कारण है कि वो ये था कि ये उच्च तापमान भी नहीं दे पाता था। तो इन चारों वजहों से काष्ठ कोयले का प्रयोग जो है वो लाभप्रद नहीं था। तो इनसे मुक्ति कैसे मिली उसके लिए जो है डर्बी परिवार के योगदान को हम देखते हैं। ये एक ऐसा परिवार था जिसकी 3 पीढ़ियों ने लोहे के अंदर काफ़ी सुधार किया। पहले थे अब्राहम डर्बी प्रथम, और इनका जो जीवन काल है 14 अप्रैल 1677 से 5 मई 1717 तक। इन्होंने जो है पहली धमन भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया था, जो कि 1709 में हुआ था। इसमें उन्होंने कास्ट आयरन की जगह पत्थर के कोयले को यानी कि खनिज कोयले का उपयोग किया, जो खानों में से निकाला जाता था। इससे लाभ ये होता था कि ये उच्च तापमान देता था और इससे बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। तो जो कास्ट कोयले से के जो हानियाँ थी वो पत्थर के कोयले का उपयोग करने से काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। तो अब्राहम डर्बी प्रथम द्वारा ये बनाई गई ब्लास्ट फर्नेस आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है। अब इनके पुत्र जो थे उनका नाम भी अब्राहम डर्बी था और उन्हें अब्राहम डर्बी सेकंड कहा जाता था। इनका जीवन काल जो है 12 मई 1711 से 31 मार्च 1763 तक है। तो इन्होंने जो
लोहे के क्षेत्र में काम किया तो वो ये था कि इन्होंने कम भंगुर पिटवा लोहे का आविष्कार किया। भंगुर का अर्थ होता है जो आसानी से टूट जाए। तो इनके द्वारा जो बनाया गया लोहा था वो जो लोहा था वो जल्दी टूटता नहीं था, यानी कि मजबूत होता था। आप देख सकते हैं कि इस लोहे से बाद में बड़ी बड़ी इमारतों, पुलों आदि का निर्माण किया गया। जो पेरिस में एफिल टावर है वो भी इसी लोहे से बना हुआ है। और इनके जो पुत्र थे यानी कि अब्राहम डर्बी प्रथम के जो पौत्र थे, अब्राहम डर्बी थर्ड, जो 24 अप्रैल 1750 से 1789 तक इनका जीवन काल था, इन्होंने क्या योगदान दिया कि इन्होंने सबसे पहला लोहे का पुल, पहला जो है लोहे का मजबूत पुल बनाया जो आज भी कायम है। तो इस तरह से इस डर्बी परिवार ने लोहे के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए थे। डर्बी परिवार के अलावा भी अन्य बहुत से वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे जिन्होंने इसमें सुधार किया और उनमें हेनरी कोर्ट का नाम प्रमुख है। इन्होंने दो खोजें की। एक जो है इन्होंने रोलिंग मिल बनाई जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस रोलिंग मिल के द्वारा बहुत सारे लोहे के पदार्थ जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण संभव हो पाया। इसके अलावा उन्होंने आलोडन भट्टी यानी कि पुडलिंग फर्नेस का भी आविष्कार किया। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे पुडलिंग फर्नेस दिखाई गई है। तो इसमें कोयला अलग से जलाया जाता है और लोहा जो है वो अलग होता है। इसमें भाप बनाकर हीट और गैस, देखिए आप जहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर जो है इसमें से जा रहा है, यहाँ पर राख और गैसों से पूरी तरह मुक्त होता है और वो ज़्यादा शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। तो वो पिघल कर आने वाला लोहा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जॉन विकिल्सन ने भी काफ़ी योगदान दिया। जॉन विकिल्सन जो 1728 से 1808 तक इनका जीवन काल था, इन्होंने लोहे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई, जैसे लोहे की मेज, कुर्सियां वगैरह। और साथ ही साथ इन्होंने जो शराब को ढोने वाले ड्रम थे उनको भी इन्होंने बनाया। पहले ये लकड़ी के ड्रम्स में भरा जाता था, इन्होंने लोहे के जो है ड्रम बनाए और साथ ही साथ लोहे के पाइप भी बनाए। तो इस प्रकार से जॉन विकिल्सन ने नए नए आयाम खोल दिए लोहे के लिए। तो इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाने लगी और जल्दी ही लोहे ने लकड़ी का स्थान ले लिया, क्योंकि लकड़ी जो है वो लोहे की अपेक्षा कम मजबूत होती थी। तो इसीलिए जो है लोहे का प्रयोग होने के बाद एक लोह युग की शुरुआत हो गई। अब जो है हम देखते हैं कि कोयले और लोहे के जो है यहाँ पे इस चित्र में उनके स्थान देख रहे हैं जहाँ पर कोयला और लोहा मिलता है। तो लोहा और कोयला साथ साथ के द्रोणी क्षेत्रों में उपलब्ध था, यानी कि एक साथ ही मिलते थे और ये नदियों और नहरों के और समुद्र तटीय किनारों के पास मिला। लोहे का उपयोग इतना बढ़ गया कि लोह उद्योग का उत्पादन 1800 से 1830 के बीच में 4 गुना हो गया, यानी कि 30 साल के अंतराल में ही 4 गुना लोहे का उत्पादन हो गया। अब लोह उत्पादन का बढ़ना किसी देश के उद्योगों के बढ़ने का संकेत करता है। आज भी किसी देश की प्रगति का सूचकांक इस बात से देखा जाता है कि उसमें लोहे का उत्पादन जो है कितना हो रहा है, लोहे की खपत कितनी हो रही है, उससे आंका जाता है। तो जल पत्तन जो थे यानी कि समुद्र बंदरगाह थे, उनके निकट होने की वजह से इसमें यह फायदा हुआ कि इसकी ढुलाई जो है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान हो गया था। इनका उपयोग वो जहाज निर्माण में होने लगा, परिवहन के अंदर इसका उपयोग हुआ और व्यापार को इससे बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से लोहा और कोयला उद्योग जो है उसकी वजह से बड़े बड़े शिप्स बनाए जाने लगे। पहले लकड़ी के शिप बनते थे जो कि ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते थे, लेकिन अब लोहे के जो जहाज़ बनने लगे वो ज़्यादा मजबूत होते थे, ज़्यादा सामान ढो सकते थे और ज़्यादा दूर तक जा सकते थे। 1820 की अपेक्षा 1850 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए कोयले का उपयोग 8 टन से घटकर 2 टन हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि नई नई तरह की भट्टियां बनाई जाने लगी जिसमें कम जो है कोयले का उपयोग करके ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती थी। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 1830 तक आते आते 1800 से 1830 तक आते होते लोहे का उत्पादन जहाँ 4 गुना हो गया,
तो कोयले की आवश्यकता इस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्नत किस्म की भट्टियों के द्वारा इसके उपयोग को 1/4 कर दिया गया, यानी कि 1 टन लोहा बनाने के लिए जहाँ पहले 8 टन कोयले की आवश्यकता होती थी, वहाँ उन्नत भट्टियों के द्वारा वो 2 टन ही रह गई। तो इस तरह से उसने लोहे के उत्पादन बढ़ा, लेकिन कोयले की खपत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। पूरे विश्व में ब्रिटेन जो है लोह उत्पादन में सबसे अग्रणी बन गया था। कपास की कताई और बुनाई की बात करते हैं तो ब्रिटिश जो है वो हमेशा से ऊन और सन, जिसे लिनन बनाने के लिए उपयोग में किया जाता था, से कपड़े बुना करते थे। यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊन और ये सन है जिससे लिनन बनाई जाती है, तो इनका उपयोग वो करते थे। और जो मटेरियल वो यूज़ करते थे, जो रुई है, वूल जो है वो भेड़ से प्राप्त की जाती थी, और फ्लैक्स यानी कि सन जो है जिससे लीलन बनती थी, फ्लक्स जो लीलन जो बनती थी वो पौधों से प्राप्त की जाती थी। इसी तरह से सिल्क जो है, रेशम जो है वो सिल्क वॉर्म से यानी कि रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता था। तो 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड जो है भारत से ऊंचे दामों पर सूती कपड़े की गांठों का आयात करता था, क्योंकि उस समय जो है भारत उनके अधिकार में नहीं था, तो उन्हें भारत से कच्चा माल मंगाना पड़ता था, तो इसको लिए उन्हें भारी कीमत देनी पड़ती थी। तो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जब राजनीतिक नियंत्रण हो गया और भारत जो है इसका एक उपनिवेश बन गया, तो उसके कपड़े के साथ साथ वहाँ से कच्चे कपास यानी कि रुई का आयात भी उसने शुरू कर दिया। तो यहाँ से भारत से कपास मंगाने से मैनचेस्टर के मिलों में पर मशीनों द्वारा जो है कपड़ा बनाया जाने लगा, जबकि पहले वो कपड़ा भारत से मंगाता था। इंग्लैंड में इस कपास की कताई करके बुनाई की जाती थी और कपड़ा तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाला ये रंगीन जो चित्र है, वो भाग है, वो दिखाया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कपास के उत्पादक क्षेत्र ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन करके उन्होंने कपास को भारत से आयात करना शुरू किया, क्योंकि अब भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उपनिवेश था, इसलिए यहाँ से जो है कपास प्राप्त करने के लिए उन्हें ज़्यादा दाम नहीं चुकाने पड़ते थे। 18वीं सदी में एक बुनकर के लिए धागा काटने का काम जो है वो 10 लोग करते थे, यानी कि उनमें अधिकतर जो है औरतें होती थी। तो एक बुनकर के लिए 10 लोगों को कताई करके धागा बनाना पड़ता था, अर्थात कताई का काम जो है वो ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता था और एक ही बुनकर की वो आपूर्ति कर पाते थे। इसका मतलब ये था कि कताई के क्षेत्र में काम करने की मशीनों को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो कताई में अधिक मेहनत के कारण जो है बुनकरों को क्योंकि पर्याप्त धागा नहीं मिल पाता था, इसीलिए जो है उनके लिए अधिक उन्नत मशीनों की आवश्यकता महसूस हुई ताकि अधिक धागा जो है काता जा सके। तो नई कताई मशीनों के आने से कताई और बुनाई के इस अंतर को कम किया गया। यहाँ चित्र में आपको एक कताई मशीन दिखाई गई है जिसमें एक महिला जो है पैर से जो है इसको चला रही है। तो ये जो है एक ट्रेडमिल है जिसे पैरों से चलाया जाता है। तो एक महिला इस पे चढ़कर इनके ऊपर ये जो फट्टे लगे हुए हैं इनके ऊपर चलकर इस पहिए को घुमा रही है, जिससे कि ये कताई की मशीन चलती है। तो मशीनों से उत्पादन अधिक होने के कारण कताई और बुनाई का काम जो है वो घरों से निकलकर फैक्ट्रियों में चला गया। यानी कि पहले जो है कताई का काम घरों के अंदर घरेलू उद्योग के रूप में होता था, वो अब बड़े कारखानों में होने लगा, मशीनों के द्वारा होने लगा और भारी मात्रा में होने लगा। इससे जो कताई करने वाले लोग थे उनका रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि हाथ से कताई जो है वो बहुत महंगी पड़ती थी। इसीलिए जो है घरों के अंदर कताई का काम बंद हो गया और कताई का काम अब सिर्फ फैक्ट्रियों में ही होने लग गया था। उड़न तुरी करघे यानी कि फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार जॉन
के द्वारा, जॉन के इनका नाम है, 1704 से 1764 तक का इनका जीवन काल है। इन्होंने 1733 में इस फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया था, जिससे कपड़ा जो है बड़ा ही सुंदर बनता था और बड़ा बनता था। तो कम समय में चौड़ा कपड़ा इससे बनने लगा, जिससे कताई से अधिक तेजी से धागा बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। यानी कि क्योंकि कपड़ा अब ज़्यादा मात्रा में बनने लग गया, ज़्यादा चौड़ा बनने लग गया, तो जो अंतर जो कताई की मशीनों द्वारा एक बार ख़त्म कर दिया गया था, वो इस नई मशीन के आने से फिर से बढ़ गया। अब और अधिक उन्नत कताई मशीनों की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसका समाधान जो है जेम्स हरग्रीव्स ने किया, जो कि 1720 से 1778 तक का जिनका जीवन काल है। इन्होंने 1765 में इस स्पिनिंग जेनी नाम की एक कताई मशीन बनाई। इस पे एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को ज़्यादा धागा मिलने लग गया था। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम जो है ये मशीन बनाई गई। इस रिचर्ड आर्कराइट द्वारा बनाई गई 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नाम की मशीन पहले से ज़्यादा मजबूत धागे बनाने लग गई थी। ये जो मशीन है ये पानी से चलती थी, पानी के प्रवाह से चलती थी, और इसमें जो धागा बनता था वो काफ़ी मजबूत होता था। अब पहले धागा जो होता था, सूती धागा, वो कच्चा होता था और उसमें मजबूती के लिए लीलन जो है मिलाना पड़ता था, तब जाके उससे कपड़ा बनता था। लेकिन अब मजबूत धागा इस मशीन द्वारा बनने लगा, तो शुद्ध सूती कपड़े यानी कि प्योर कॉटन के कपड़े अब बनने लग गए थे। तो प्योर कपड़ों के बनाने में रिचर्ड आर्कराइट की इस मशीन का वाटर फ्रेम का काफ़ी भारी योगदान है। अब जो यहाँ पे एक मशीन देख रहे हैं, ये सैमुअल क्रॉम्पटन ने, जिनका जीवन काल 1753 से 1827 तक है, इन्होंने 1779 में म्यूल नाम की ये मशीन बनाई थी। और इसमें काता धागा जो होता था वो काफ़ी मजबूत और बढ़िया होता था। तो ये मशीन जो है इनके द्वारा बनाई गई, और म्यूल नाम की मशीन, जिससे मजबूत धागा बनने लग गया। अब यहाँ जो है हम देख रहे हैं एडमंड कार्टराइट, जिन्होंने 1787 में पावर लूम का आविष्कार किया। यानी कि पावर लूम वो है जो पावर से चलती है, यानी कि ये भाप से और बाद में बिजली से चलने लग गई। तो एडमंड कार्टराइट ने 1787 में पावर लूम बनाया, जिस पर हर तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी, चाहे वो धागा किसी भी किस्म का रहा हो। तो पावर लूम धागे के टूट जाने की स्थिति में स्वयं ही बंद हो जाता था। ये इसकी एक खास बात थी कि जैसे ही धागा टूटता था तो मशीन स्वयं ही बंद हो जाती थी। इससे कपड़े की अनावश्यक बर्बादी नहीं होती थी और धागा भी बर्बाद नहीं होता था। तो इसको जो चलाना भी काफ़ी आसान था। तो शक्ति से चलने, क्योंकि ये शक्ति से चलता था, पहले भाप से और बाद में विद्युत से, इसी वजह से इसको पावर लूम कहा जाता है। अब इस नक्शे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊन, कपड़े, ऊन, सूती, लीलन और रेशम के उत्पादक केंद्र जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये ब्लैक कलर के जो स्क्वायर्स हैं ये ऊनी कपड़ों के केंद्रों को दिखा रहे हैं, और नीले रंग वाले कॉटन की मिलों को दिखा रहे हैं, और लाल रंग जो है वो लीलन का है, और जो हरा रंग है वो सिल्क का है। तो ये जो है यहाँ पर इनके उत्पादक क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। तो 1880 के दशक में कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनों का आगमन हो चुका था। नई नई मशीनों का आविष्कार हो जाने के कारण अब जो है उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। अब ज़रूरत इस बात की थी कि श्रमिकों को ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। इस पे जो है अब ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया। तो 1780 के दशक में कपास उद्योग कई रूपों में औद्योगिकीकरण का प्रतीक बन गया था। यानी कि जो सूती कपड़े की मिलें थी वो देश की प्रगति का सूचक बन गई थी, और कच्चे माल के रूप में कपास का जो है भारी मात्रा में आयात किया जाता था। कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे जो है पूरी दुनिया पर अनधिकृत रूप से इन्होंने कब्जे करने यूरोपीय देशों ने शुरू कर दिए। और इसी होड़ में, जैसा कि हम जानते हैं, भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।